पूरे यार देखिए, कल आप लोगों ने एडिशन सीखा था। एडिशन करने के लिए कंडीशन क्या होती थी हमारे पास में, किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का एडिशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए था, और फिर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया करते थे। यही चीज़ की बात होती थी हमारे पास में। जबकि सब्ट्रैक्शन की हम बात करेंगे तो सेम प्रोसेस होनी है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्सों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। जैसे हमने एडिशन में उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कोई डाउट इस वाली चीज़ में, आ रही है बात समझ में। जैसे मानकर चलो ए कोई मैट्रिक्स थी AIJ m/n ऑर्डर की, ऐसे ही बी कोई मैट्रिक्स थी BIJ m/n ऑर्डर की। तो इनका यदि मुझे सब्ट्रैक्शन लेना है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो जाएगा। कारण क्या रहेगा, दोनों का ऑर्डर सेम है। m/n ऑर्डर की ये थी, m/n ऑर्डर की ये थी। अब यदि मैं a माइनस बी की बात करूं तो मुझे a में से b को सब्ट्रैक्ट कर देना था। a में से हमें क्या कर देना था, b को सब्ट्रैक्ट करना था। जैसे हम a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AIJ m/n माइनस BIJ m/n, यही हमारे पास होना था। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, AIJ माइनस BIJ। मतलब इस मैट्रिक्स के ith रो jth कॉलम के एलिमेंट में से इस मैट्रिक्स के ith रो jth कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में से इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जैसा कि हमारे पास एडिशन में किया गया था। मानकर चलिए ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी ABC 2 3 4 और B हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 4 5 4 5 6। अब मुझे यदि A माइनस B निकालना है तो एक मैट्रिक्स मैंने लिखी ABC 2 3 4 माइनस B मैट्रिक्स मैंने लिखी 2 4 5 4 5 6। अब हम A में से B को यदि सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या रहा, इसका पहला एलिमेंट A, इसका एलिमेंट 2। तो A में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, B में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और C में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई डाउट इस वाली चीज़ में। ऐसे ही 2 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई डाउट इस वाली चीज़ में, आ रही है बात सभी को समझ में। कोई भी प्रॉब्लम, जैसे ही हमें एडिशन किया था सेम प्रोसेस से हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी। अब देखिए जिस तरीके से हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी, प्रॉपर्टीज हमारे पास एडिशन के लिए आप लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। क्यों, A माइनस B और B माइनस A इक्वल नहीं होंगे। दोनों में डिफरेंस किसका आएगा, साइन का। A माइनस B और B माइनस A एक दूसरे के अपोजिट साइन की मैट्रिक्स हमारे पास निकल कर आएंगी। तो A माइनस B और B माइनस A इक्वल नहीं हुआ तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। ऐसे ही यदि हम एसोसिएटिव की बात करें तो इसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होगी। A माइनस B माइनस C और A माइनस B माइनस C ये भी हमारे पास इक्वल नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए, इसका मतलब था A माइनस B माइनस C। A में से B को घटाना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से C को घटाना था। जबकि इसका मतलब क्या होता हमारे पास में, A माइनस B और माइनस माइनस प्लस C। तो ये दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आती। यहाँ माइनस C होना था और यहाँ प्लस C होना था। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आई, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होगी। कोई डाउट इस वाली चीज़ में। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव, इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी। तो देखना A में से ऐसी क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाए कि हमारे पास वापस A आ जाए। जीरो मैट्रिक्स, A में से यदि हम जीरो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वापस A मैट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन क्या जीरो में से A को सब्ट्रैक्ट करने पर भी A मैट्रिक्स आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब हमारे पास जीरो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के लिए
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम नहीं करेगा। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? और मैंने बताया था जब आइडेंटिटी नहीं होगी तो इन्वर्स निकाला नहीं जा सकता। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए इन्वर्स एलिमेंट का काम भी कोई भी मैट्रिक्स नहीं करेगी। मतलब सब्ट्रैक्शन में ना कम्यूटेटिव लगेगा, ना एसोसिएटिव लगेगा, ना आइडेंटिटी लगेगा, ना ही इन्वर्स लगेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा मैट्रिक्स का? अब बात आती है स्केलर वर्ड की। किस स्केलर से हमारा मतलब क्या निकल कर आता है? कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास में, उसमें किसी स्केलर मतलब किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट से मुझे मल्टीप्लाई करना है। यदि आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से कर देना है। बात आई समझ में? आप लोगों को किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो आपको उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में कर देना होगा। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी स्केलर with a matrix, then we multiply this scalar with each element of this matrix। इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से हम इस स्केलर का, इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? जैसे मानकर चलिए मुझे ए दे रखा था 2 3 A 4 5 B। मान लो मुझे ये कोई मैट्रिक्स ए दे रखी थी और मैं आपसे कहता हूँ कि हमें 3A फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करना था 3A। तो 3A फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाना था? 3A निकालने के लिए ए की जगह जैसे नंबर होते थे उसी तरीके से अब मैट्रिक्स दे रखी है। ए की जगह पर यदि कोई नंबर दे रखा होता तो मैं ए की जगह पर उस नंबर को रख देता, मल्टीप्लाई करता, बात आ जाती है हमारे पास में। उसी तरीके से यहाँ ए की जगह पर क्या दे रखा है हमें? मैट्रिक्स। तो हम ए की जगह पर क्या रख देंगे? मैट्रिक्स रख देंगे। जैसे ही मैंने ए की जगह पर मैट्रिक्स रखा 2 3 A 4 5 B। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? तो क्या रह जाना था हमारे पास में? 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हमें करना होगा। तो 3 इंटू 2 करेंगे 6, 3 इंटू 3 करेंगे 9, 3 इंटू A करेंगे 3A, 3 इंटू 4 करेंगे 12, 3 इंटू 5 करेंगे 15, 3 इंटू B करेंगे 3B। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है किसी भी मैट्रिक्स का। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हमें यदि करना है तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? आ गई बात सभी को समझ में? चलिए अब यदि मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसकी प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास क्या होना है? मान लो लैम्डा म्यू कोई दो कांस्टेंट थे और इनका मल्टीप्लाई मुझे इस मैट्रिक्स में करना है। तो एक तरीका क्या था कि मैं लैम्डा और म्यू का मल्टीप्लाई करूं, जो भी रिजल्ट आए उसका मल्टीप्लाई मैं इस मैट्रिक्स ए से कर दूं। एक तरीका क्या था? मैं लैम्डा का मल्टीप्लाई ए से कर दूं, जो भी रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई म्यू से कर दूं। एक रिजल्ट क्या था मेरे पास कि मैं पहले म्यू का मल्टीप्लाई ए से कर दूं, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं। तो तीनों से हमारे पास क्या सॉल्यूशन निकल कर आएगा? सेम सॉल्यूशन निकल कर आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? ऐसे ही यदि हमारे पास मान लो के कोई कांस्टेंट था, किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों के एडिशन में हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो एक तरीका तो ये रहा कि पहले उन दोनों मैट्रिक्सों को ऐड कीजिए और उसमें उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले इस कांस्टेंट का दोनों मैट्रिक्सों में अलग अलग मल्टीप्लाई किया, के का मल्टीप्लाई ए में किया,
के का मल्टीप्लाई बी में किया, बीच में प्लस लग रहा था तो हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। दोनों में अलग अलग के से मल्टीप्लाई करके हमने उन्हें ऐड कर दिया। यदि बीच में सब्ट्रैक्शन होता तो मैं प्लस की जगह क्या कर देता, माइनस कर देता। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? आगे बात सभी को समझ में? देखिए अगला ऑपरेशन हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये हर जगह अपनी टांग अड़ाएगा बीच में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और इससे आप लोगों का 5th चैप्टर जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का कॉम्बिनेशन किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ यही है हमारे पास में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीधे सीधे होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की यदि हम बात करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता था, ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नेचुरल सी बात थी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन होने के लिए शर्त भी बदलेगी और मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बदलेगा। पहली बात आती है उसकी कंडीशन की, कि हमारे पास कंडीशन क्या होगी। जहाँ a प्लस बी करने के लिए a और b का ऑर्डर सेम होना चाहिए था, वहाँ a इंटू बी लाने के लिए a और b कोई दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट ए बी यदि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ए बी इज पॉसिबल ओनली इफ़। कब पॉसिबल होगा, सबसे पहली चीज़ ये आप समझिए। यदि मैं ए बी निकाल रहा हूँ तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ़ रो के इक्वल होना चाहिए। पहली वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम, दूसरी वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो के यदि इक्वल है तभी उनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज उनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? इफ़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन बी, सॉरी नंबर ऑफ़ रोज इन बी। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब सबसे बड़ा कलेश क्या आएगा, हम ये भूल जाएंगे किसके कॉलम और किसकी रो। सबसे बड़ी समस्या यही आएगी हमारे पास में। आज पढ़ रहे हो तो ठीक है, सब हमें याद है, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? पहली में कॉलम आएंगे और दूसरी में रो आएंगी, लेकिन 100% भूल जाओगे 3 दिन बाद जब आपसे पूछी जाएगी। 90% याद रहेगी, ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस की प्रैक्टिस हम ज़्यादा करते हैं, आसान होती है ना। जो चीज़ आसान है उसकी प्रैक्टिस जल्दी करते हैं। जहाँ थोड़ी सी जोर पड़ जाए या थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए वहीं तकलीफ आ जाती है। यही तो स्थिति होती है हमारे पास में। तो याद रखो, मान के चलो ए कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की, बी कोई मैट्रिक्स है n/p ऑर्डर की। मान लिया हमने ए कोई मैट्रिक्स थी m/n ऑर्डर की और बी कोई मैट्रिक्स थी n/p ऑर्डर की। तो हम क्या करेंगे, आपको ऐसी कंडीशन में यदि a इंटू बी निकालना है, क्या निकालना था, a इंटू पी, तो पहले a का ऑर्डर लिखो, कितना हुआ m/n, फिर b का ऑर्डर लिखो n/p। यही हुआ हमारे पास में। अब देखना क्या ये बीच वाले दोनों सेम आए हैं। यदि ये बीच वाले सेम हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। जब दोनों सेम आ गए तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई होकर जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आएगा ये बाय ये m/p। ये हमारे पास फाइनली a इंटू बी का ऑर्डर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इस वाली चीज़ में? यदि मैं इन्हीं दोनों मैट्रिक्सों के लिए अब BA के डिफाइंड होने की बात करूं कि BA पॉसिबल है या नहीं, हम BA निकाल सकते हैं या नहीं, तो देखना BA के लिए B का ऑर्डर कितना है n/p, A का ऑर्डर कितना है m/n। क्या ये दोनों सेम हैं? तो इसका मतलब इसके लिए BA डिफाइंड नहीं होगा। तो हमने एक चीज़ तो पता लगा ली, जहाँ प्लस की हम बात कर रहे थे तो a प्लस बी करें या b प्लस ए करें सेम आती थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ तो सेम आना तो बहुत दूर की बात, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी तो निकाला जा सकता हो, बी ए नहीं निकाला जा सकता हो, या बी ए निकाला जा सकता हो, ए बी निकाला ही नहीं जा सकता हो। ऐसी भी तो बात हो सकती है हमारे पास में इस वाली कंडीशन में। तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ तो लगेगा नहीं। ये वाली बात तो मेरे पास तय हो गई कि कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगेगा। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? आ गई बात समझ में? कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगेगा। अब देखिए, अब बात आती है प्रोसेस की कि मल्टीप्लिकेशन किया कैसे जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा मेहनत नहीं थी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की हम बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस हमारे पास क्या होगी।
यदि मैं मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस की बात करूं तो आपको 7 की शेप बनानी है। किसकी शेप बनानी है? 7 की शेप। यूं चलते चलते यूं राउंड करना है। मान के चलो आपको यूं से यूं जाना है। एक तरीका से आप ये मान के चलो कि बस लेके आप आ रहे थे, बस आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। आपके पास 3 स्टैंड थे बस के, आपके पास कितने स्टैंड थे? 3। तो आप क्या इस बस को यूं लाके यूं घुसा दोगे? भाई यूं से लाके यूं थोड़ी ना घुसाओगे। अब बस को कैसे घुसाओगे? यूं जा भाई, पहला स्टैंड पर रोका, सवारी उतारे, चल दिए वापस। दूसरे स्टैंड पर रुकेंगे, सवारी उतारेंगे, चल देंगे वापस। तीसरे स्टैंड पर रुकेंगे, सवारी उतारेंगे, चल देंगे वापस। यही तो बात होगी हमारे पास में। ऐसे ही मेरे पास एक बस के साथ साथ दूसरी बस हो तो फिर दूसरी बस के लिए ये काम करेंगे। दूसरी बस को पहले स्टैंड में लेकर जाएंगे, सवारी उतारेंगे, आगे चलेंगे। दूसरे स्टैंड में लेकर जाएंगे, सवारी उतारेंगे, आगे चलेंगे। तीसरे स्टैंड में लेकर जाएंगे, सवारी उतारेंगे, आगे चलेंगे। कोई दिक्कत है इस वाली चीज़ में? अब समस्या क्या हुई यहाँ पर? ये और ये इक्वल होने चाहिए। मतलब जिस रास्ते से हम चढ़ पा रहे हैं उतने ही रास्ते उतरने के लिए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं, उतरने के लिए 3 रास्ते हैं, तो उतरने वाले रास्ते की लड़ाई हो जाएगी। मैं खाली क्यों रहूँगा? एक रास्ते की लड़ाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी कि मैं खाली क्यों रहूँगा? भाई 2 रास्ते हैं चढ़ने के लिए, तो उतरने के लिए भी 2 ही रास्ते होने चाहिए। जो जिससे चढ़ा उससे उतर जा चुपचाप, बिना सोचे बिना समझे। ऐसा नहीं कि मैं चढ़ इससे रहूँ और उतर इससे रहूँ, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इससे टकराएगा, ये वाला एलिमेंट इससे टकराएगा और ये वाला एलिमेंट इससे टकराएगा। हो गया। बीच में क्या लगेगा? पूरी जगह कब घिरेगी? जब प्लस लगा दोगे। इसने इतनी जगह घेरी मल्टीप्लाई करके, इसने इतनी जगह घेरी, बीच में प्लस कर दो, दोनों की जगह आ गई। इसने इतनी जगह घेरी मल्टीप्लाई करके, प्लस कर दो, तीसरी जगह भी आ गई। तो पूरे स्टैंड की जगह आ गई। कितनी जगह घेरी है उन लोगों ने? तो तरीका क्या हुआ? इसकी रो को इसके कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट किया जाएगा। पहली मैट्रिक्स की रो का दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन सब का एडिशन ले लेंगे, तो हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा। क्लियर? कुछ बात समझ में आई है? कुछ ही समझ में आई होगी। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हमें कोई 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं, ए और बी। ए हमें दी हुई है 4 2 -5 1 0 3 और बी हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। क्वेश्चन में तो आपसे ये कहा गया है कि ए बी और बी ए निकालो और फिर चेक करके बताओ कि ए बी और बी ए इक्वल है या नहीं है। मैं ए बी निकाल रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन में आपके पास क्या निकाल रहा हूँ? ए बी। तो देखिए, यदि मैं ए बी निकालने की बात करूँ तो ए का ऑर्डर क्या है? 2/3, 2 रो और 3 कॉलम है। बी का ऑर्डर क्या है? 3/3। यदि मैं ए बी की बात करूं तो पहले ए का ऑर्डर लिखा 2/3, फिर बी का ऑर्डर लिखा 3/3। बीच वाले सेम आ गए हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में? इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लाई होकर क्या ऑर्डर आएगा? 2/3। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई होकर आएगा। मुझे ए बी निकालना है। ए क्या था? 4 1 2 0 -5 3। बी क्या आएगा? 6 -1 1 -7 2 0 0 5 3। हमें इन दोनों मैट्रिक्सों का अब मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? इस पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मैंने बताया था, यूं से यूं हम जा रहे हैं। तो देखना 4 किससे टकराएगा? 6 से। बीच में क्या बताया मैंने? प्लस लगाएंगे। 2 किससे टकराएगा? -1 से। प्लस -5 किससे टकराएगा? 1 से। -5 × 1, यही हुआ हमारे पास। अब ये पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। पहली रो का किससे हो गया? पहले कॉलम से। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब क्या कंडीशन आएगी? इसका मैं इससे करूँगा, दूसरे से, तो चेंज क्या हुआ? कॉलम। रो तो वही रही हमारे पास, चेंज क्या होगा? कॉलम। क्योंकि कन्फ्यूजन दूसरा कब आएगा? जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँगा तो ये आगे जाऊँ या नीचे आऊँ, ये दिक्कत आएगी। तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करोगे?
पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। तो मुझे आगे किसके लिए जाना है? कॉलम के लिए। मुझे रो के लिए नहीं जाना था, नीचे नहीं आना था, किसके लिए जाना था? मुझे कॉलम के लिए जाना था। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? तो देखना 4 का मल्टीप्लाई अब किससे करोगे? -7 से। 4 × -7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से, प्लस -5 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 0 से। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब ये और बच गई, इसका मल्टीप्लाई इससे और करना है, तो वो कहाँ जाएगा? तीसरे कॉलम पे जाएगा। कहाँ जाएगा? तीसरे कॉलम पे। अभी जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे। 4 का मल्टीप्लाई 0 से, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 से, -5 का मल्टीप्लाई 3 से। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? पहली रो का मैंने तीनों कॉलमों से कर दिया। जब मैंने रो चेंज नहीं की थी तो मल्टीप्लिकेशन में भी कॉलम ही चेंज किया गया था। क्लियर? अब पहली रो का तीनों से हो गया, पहली रो का काम ख़त्म। दूसरी रो पर चलें। जैसे ही मैं दूसरी रो पर चलूँगा तो देखना इस पूरी रो का अब इन तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, प्लस 0 का मल्टीप्लाई -1 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से। ठीक, ऐसे ही इस रो का सेकंड कॉलम से करता हूँ। 1 का मल्टीप्लाई -7 से, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 से। सेकंड कॉलम से हो गया। अब थर्ड कॉलम से करेंगे तो वो कहाँ आएगा? नीचे लिख देता हूँ मैं, साइड में आना था। इसका मल्टीप्लाई 0 से, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 5 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब सॉल्व कीजिए क्या आया। 6 × 4 करेंगे 24, 2 × -1 करेंगे -2, -5 × 1 करेंगे -5। पहला एलिमेंट आया। अब इस पर सॉल्व करते हैं। 4 × -7 करेंगे -28, प्लस 2 × 2 करेंगे 4, प्लस -5 × 0 किया 0। अब इसकी बात करते हैं। 4 × 0 0, प्लस 2 × 5 10, प्लस -5 × 3 -15। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? ख़त्म पहली रो हमारे पास में। अब दूसरी रो पर चलिए। 1 × 6 6, 0 × -1 0, 3 × 1 3। इस पर चलें। -7 प्लस 0 प्लस 0। ऐसे इस पर चलें। 0 प्लस 0 प्लस 3 × 3 9। क्या रह गया हमारे पास में? 24 - 7 17, 6 प्लस 3 9, -28 प्लस 4 -24, -7 प्लस 0 -7, 10 - 15 -5 और 0 प्लस 9 9। यही हमारे पास ए बी निकल कर आ जाएगी। इसी तरीके से आप बी ए निकाल सकते हो क्या? उसमें बी को पहले लिखोगे, ए को बाद में। तो वो हमारे पास बी का ऑर्डर है 3/3, ए का ऑर्डर आएगा, यदि बी ए की बात करूं तो बी का ऑर्डर था हमारे पास 3/3, ए का ऑर्डर कितना है? 2/3। तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। ये 3 और 2 इक्वल नहीं थे, तो ए बी तो इसमें पॉसिबल है, बी ए इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ए बी और बी ए के इक्वल होने की तो बात आती ही नहीं है। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? आ गई बात सभी को समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम?